क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। अमेरिका सहित पश्चिम के देश आज धन, संपत्ति और विज्ञान की पराकाष्ठा माने जाते हैं, पर सबसे ज्यादा शादियां भी वहीं टूटती हैं। हमारे देश में ताकतवर केंद्रीय मंत्री रह चुके एक व्यक्ति, जो कि एक नामी राजघराने के दामाद भी थे, उनकी बेटी और बहू दोनों ने महीने भर के भीतर ही आत्महत्या कर ली थी। अर्थात धन, पद और प्रभुत्व सुख की गारंटी नहीं है, पर सुख सबको चाहिए। तो प्रस्तुत है आपको सुख की गारंटी देने वाला विचार जीवन विद्या, जिसके प्रमुख प्रबोधकों में से एक हैं सोम त्यागी। स्वयं निरंतर सुख के साथ जीते हुए और बीते 25 वर्षों से जीवन विद्या के माध्यम से लोगों को तृप्तिपूर्वक समाधान सहित निरंतर सुख के साथ जीने की राह दिखाते सोम त्यागी का जन्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में 31 जनवरी 1968 को हापुड़ के पास धनौरा गांव में हुआ। शुरुआती शिक्षा दिल्ली में हुई और इंजीनियरिंग 1989 में नागपुर से, फिर 3 साल दिल्ली में नौकरी की। उच्च शिक्षा और कमाऊ नौकरी के बावजूद सोम त्यागी खुश नहीं थे। 3 साल में काम करके ये समझ में आ गया कि ये 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है और मैं किसान का बेटा हूँ और जिंदगी को मैंने किसी बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा था। 2 वक्त की रोटी में जिंदगी गुजर जाएगी, ऐसा स्वीकार नहीं हुआ। तब सोम त्यागी एक नई तलाश में जुटे। अब ये जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी क्या है, तो गांधी जी को पढ़ा और जो कुछ भी समझ में आया उससे कहीं मन में एक बात टिक गई कि झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करना है, ऐसा ज़िंदगी जीना है। अब झूठ नहीं बोलना है तो उसके बाद कंपनी में काम करना मुश्किल हो गया, झूठ नहीं बोलना है तो व्यवसाय चलाया, वो करना मुश्किल हो गया। इन मुश्किलों के चलते सोम त्यागी ने 1992 में नौकरी छोड़ गांव में जैविक खेती को सफल बनाने में जुटे अपने मामा भारत भूषण त्यागी के साथ मिलकर 3 साल तक गांव में ही काम किया। ग्रामीण विकास हेतु कई सफल प्रयोग भी किए, पर यहाँ भी एक समस्या थी। 3 साल रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया तो धीरे से समझ में आया कि प्रॉब्लम मानसिक स्तर की है। परिवार तब टूटे हैं जब परिवारों में पैसा आया, संस्थाएं तब टूटी जब संस्थाओं में पैसा आया, और ये मानसिक समस्या को हैंडल करने का कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा है। तो उस मानसिक समस्या की व्यवस्था की तलाश में सोम त्यागी जा पहुंचे तत्कालीन मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में। मैं 95 में अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर शिफ्ट हो गया और देखिए सुखद संयोग ऐसा बना, मैं तो आदरणीय नागराज जी की तलाश में वहाँ नहीं गया था, लेकिन जिस ग्रुप में मैं गया, गायत्री परिवार के जिस ग्रुप में मैं गया, उसी ग्रुप में आदरणीय नागराज जी ने आना शुरू किया। अमरकंटक के अग्रहार नागराज जी से मुलाकात और बस्तर के गांव में हुए कुछ कड़वे अनुभवों के बाद जीवन को समझने के रास्ते खुलने लगे। पैसे से विकास नहीं होता है, आदमी की मानसिकता में विकास होता है और ये विकास शिक्षा से होने की ज़रूरत है। और आदरणीय नागराज जी के माध्यम से और डॉक्टर सत्या जी के माध्यम से वो शिविर में हमको ये बात ध्यान में आ गई कि शिक्षा पूर्वक मानव में विकास हो सकता है। मानव में शिक्षा पूर्वक आचरण ज्ञान प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य से जनवरी 2001 में नवगठित छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभ्युदय संस्थान की शुरुआत हुई। तब से आज तक सोम त्यागी छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में शिक्षा के माध्यम से जीवन विद्या रूपी अमृत वितरण में जुटे हैं। इस बीच 2007 में उनके एक शिविर में बतौर आरटीआई एक्टिविस्ट मनीष सिसोदिया जीवन विद्या का स्वाद चख चुके थे। आगे संयोग रहा कि दिल्ली में आप सरकार आ गई और छत्तीसगढ़ में हमने काम किया तो उस समय भाजपा सरकार थी, महाराष्ट्र में हमने काम किया तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और साउथ में काम करते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कौन कौन सी सरकारें होती हैं। इनमें से दिल्ली के स्कूलों में जीवन विद्या को हैप्पीनेस करिकुलम के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इस सिलसिले में 2016 में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 3 दिन के 6 शिविरों में सोम त्यागी ने दिल्ली के करीब 20,000 शिक्षकों को जीवन विद्या से परिचय कराया।
जीवन विद्या के किसी भी अन्य प्रबोधक की भांति सोम त्यागी ने भी अपनी सेवाओं के लिए दिल्ली सरकार से एक भी पैसे नहीं लिए थे। वे गोपालन और कृषि उत्पादों से अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। मैं रायपुर में रहता हूँ, है ना। 10 एकड़ ज़मीन हमारे पास है, उसमें 30-32 गाय हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं करीब 800-900, और मेरा परिवार वहाँ रहता है। सोम त्यागी अब तक देश भर में 300 से अधिक 7-8 दिनों वाले जीवन विद्या शिविर प्रबोधित कर चुके हैं। IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर और IIT BHU के शिक्षकों के लिए मूल्यपरक शिक्षा पर कई कार्यशालाएं की हैं और बीते 25 सालों में विभिन्न NGOs सहित अनेकानेक संस्थाओं के निःशुल्क सलाहकार रहे हैं। यह शायद अतिशयोक्ति न होगी कि आदर्श मानव जीवन हो तो सोम त्यागी जैसा हो। कहने को लोग कटाक्ष के तौर पर कहते हैं कि मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी थोड़ा ही है, पर जीवन विद्या सचमुच वो जादू की छड़ी है जो आपको निरंतर सुख की गारंटी देती है। सबसे पहले यह समझा जाए कि मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या में जीवन शब्द का क्या तात्पर्य है। शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है, जिसको किसी ने रूह कहा, किसी ने आत्मा कहा, किसी ने एनर्जी कहा, किसी ने सोल कहा। मध्यस्थ दर्शन में भी यही कह रहे हैं कि शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ शरीर से अलग है, जिसको यहाँ जीवन शब्द से संबोधित किया गया है। यहाँ यह समझना है कि शरीर से अलग जीवन मैं हूँ जो शरीर को चलाता हूँ। जो मैं हूँ, जो मैं शरीर को चलाता हूँ, तो मेरी आवश्यकता एकदम अलग है, शरीर की आवश्यकता एकदम अलग है। जैसे अभी हमने कहा कि मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है और पूरी मानव जाति रोटी, कपड़ा, मकान में उलझ के रह गई है। और पूरी मानव जाति के लिए यही है दुख का कारण या मिसिंग लिंक। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, ह्यूमन टेंडेंसी यही रहती है ना कि लाइफ में बहुत बढ़ना है, आगे पावर और करियर, पैसा। तो वो साइकिल फॉर्चुनेटली मैं बोलूँगी कृपा रही भगवान की, ईश्वर जो भी हैं, वो चीज़ें टाइमली पूरी होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी एक मिसिंग लिंक कुछ लाइफ में था। तो वो किस चीज़ का मिसिंग लिंक था, यहाँ आके समझ आ रहा है जीवन विद्या में। केवल मटीरियलिस्ट ग्रोथ या केवल रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे भागना ही दुख की जड़ है। इस शरीर को बनाए रखने के लिए रोटी, कपड़ा मेरी आवश्यकता है, मकान भी शरीर की आवश्यकता है, गाड़ी भी शरीर की आवश्यकता है। मेरी आवश्यकता ज्ञान है, समाधान है। उस ज्ञान को पाने के लिए, उस समाधानित होने के लिए मैं इस शरीर को चलाता हूँ। इस प्रकार दुख या मिसिंग लिंक हुआ ज्ञान और समाधान का अभाव, भौतिक गरीबी या अमीरी नहीं। अब मेरी आवश्यकता यदि पूरी नहीं हो रही है तो शरीर की आवश्यकता पूरी हो भी गई। अब चाहे मैं अमीरी में जीऊँ कि मैं गरीबी में जीऊँ, दोनों में ही जी के मेरी आवश्यकता तो पूरी नहीं हो रही है। यही कारण है कि एक ओर विदर्भ का किसान अपनी झोपड़ी में आत्महत्या करता है, तो दूसरी ओर दिल्ली में एक कैबिनेट मंत्री की बहू बेटी 5 स्टार होटल में। दोनों के दुख के कारण एक ही है, ज्ञान और समाधान की कमी। सुख दुख मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। सुख दुख बाहरी घटनाओं के साथ नहीं है, परिस्थिति के साथ नहीं है। उस परिस्थिति को मैं कैसे लेता हूँ, उसका सॉल्यूशन मेरे पास कैसा है, इसका नाम सुख है। तो सुख बेसिकली एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब मैं समाधान के साथ होता हूँ, इसका नाम सुख है। जब मैं समाधान के साथ नहीं होता हूँ, इसका नाम दुख है। जब समस्याएं रहती हैं, जब समस्याएं रहती तो समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। आम भाषा में जीवन विद्या में ज्ञान के 4 प्रकार हैं। पहला जीवन ज्ञान, दूसरा अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जल मिट्टी और मानव सहित पूरे अस्तित्व का विश्लेषण होता है। तीसरा मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, जिसमें रिश्तों के निर्वाह, मूल्य, चरित्र और नीति की बात होती है। और चौथा विधि विधान। इस सह अस्तित्व मूलक मध्यस्थ दर्शन में हर मानव में सुख की चाहत समान है। धरती के सभी लोग किसी भी काल में, किसी भी देश में सुख की निरंतरता को ही चाहते हैं। एक क्षण के लिए अपमान, दुख, गरीबी हमको स्वीकार नहीं है। और इसी सार्वभौमिक सत्य से जुड़ी है सुख की गारंटी। बाय नेचर
प्रकृति से सभी मानवों में सुख की निरंतरता की चाहत है। यदि सभी मानवों में कोई चीज़ की चाहत है तो उसके पूरा होने की गारंटी प्रकृति में है। इस विश्वास के साथ कि मैं शरीर नहीं जीवन हूं और मैं ही शरीर को चलाता हूं, अगर हम मानव सहित पूरी प्रकृति के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए तृप्तिपूर्वक समाधान सहित जीना सीख लें तो हमारी सुख की निरंतरता बनी रहेगी। यही है जीवन विद्या से सुख की गारंटी। जब इतना प्रभावशाली है यह विचार जीवन विद्या, तो कितना अद्भुत होगा इसके प्रणेता अग्रहार नागराज जी का व्यक्तित्व। तो आइए एक नजर दौड़ाते हैं अमरकंटक के नागराज जी की जीवन यात्रा पर। जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता अग्रहार नागराज जी का जन्म 14 जनवरी 1920 में कर्नाटक के हासन जिले में एक वेद मूर्ति परिवार में हुआ। उनके नाना का परिवार शंकराचार्य को तैयार करने वाला था। ऐसे में वेद पारंगत परिवारों के बावजूद उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर न मिलते थे, जैसे बंधन और मुक्ति का क्या कारण है। नागराज जी के गुरु ने उन्हें इस समस्या का उपाय सुझाया। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती जी के आदेश से आदरणीय नागराज जी को ये आदेश मिला कि समाधि में सारे प्रश्नों का उत्तर होता है, और समाधि में वो अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अमरकंटक साधना के लिए 1 जनवरी 1950 को पहुंचे। अपने सवालों के उत्तर पाने नागराज जी ने अमरकंटक में करीब 20 साल तक साधना की और 1968 में समाधि को प्राप्त हुए। समाधि में भी उत्तर न मिलने पर उन्होंने पतंजलि योग सूत्र की संयम विधि को अपनाया और तब मिले उनके सभी प्रश्नों के उत्तर। और उन्होंने संयम किया, जिसके फलस्वरूप उनको पूरी सृष्टि, जैसे हम फिल्म देखते हैं, उनके मन में प्रश्न उभरता गया और पूरी सृष्टि फिल्म की तरह से उनके सामने आती रही और पूरी सृष्टि का उन्होंने डायरेक्टली प्रकृति से अध्ययन किया। इसको हम समाधि संयम से प्राप्त दर्शन के रूप में, मध्यस्थ दर्शन के रूप में जानते हैं। अग्रहार नागराज जी से मिलने और प्रभावित होने वाले अनेकानेक लोगों में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, APJ अब्दुल कलाम, K.S. सुदर्शन और दिल्ली IIT के कई प्रोफेसर शामिल हैं। 96 साल की उम्र पूरी कर नागराज जी ने 2016 में अमरकंटक में ही अपना पार्थिव शरीर छोड़ा और साथ ही पूरी मानवता के लिए छोड़ गए मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या जैसी अमूल्य निधि। अग्रहार नागराज जी द्वारा प्रस्तावित सह अस्तित्व मूलक मध्यस्थ दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए जीवन विद्या शिविर की शुरुआत हुई थी करीब 3 दशक पूर्व। हाल के दिनों में इसके लोकव्यापीकरण में काफी तेजी आई है। अग्रहार नागराज जी के मध्यस्थ दर्शन या जीवन विद्या को जन जन तक पहुंचाने का काम शिविरों के माध्यम से शुरू हुआ करीब 30 साल पहले। 90 के आसपास IIT दिल्ली के कुछ लोग प्रोफेसर नागराज जी के संपर्क में आए और आदरणीय सत्या जी, यशपाल सत्या जी पहले व्यक्ति थे जो IIT में प्रोफेसर थे और जिन्होंने आदरणीय नागराज जी जब इसको बोलते थे तो दर्शन के फॉर्म में बोलते थे। आदरणीय सत्या जी ने इसको 7 दिन के जीवन विद्या शिविर के रूप में कहना शुरू किया। तो ये शिविर 1993 के आसपास इस विधि से होने शुरू हुए और फिर चलते चलते इनमें काफ़ी विस्तार हुआ। उसमें हमारे सोम भाई हैं, गणेश बागड़िया जी हैं और साथियों ने इसमें थोड़ा थोड़ा विकास किया और ये चलते चलते आज इस स्वरूप में आ गए। तो इसमें परिचय शिविर होते हैं जो सप्ताह भर के होते हैं, फिर उसके बाद अध्ययन शिविर होते हैं जो कि 10 दिन से लेके 6-6 महीने तक लगातार चलने वाले भी होते हैं। ये जीवन विद्या शिविर अब काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। पहले मैंने एक शिविर कर लिया है, अभी परिचय शिविर कर लिया है, अभी आगे अध्ययन के लिए इसमें जुड़ा हूँ। ये कार्यक्रम जो जीवन विद्या है स्वयं सुधार कार्यक्रम है और इसकी ज़रूरत समाज को है। बड़ी स्पष्टता आ रही है विषयों में और उसके साथ साथ में जब सृष्टि के साथ में जब अपने आप को कनेक्ट पाते हैं तो खुशी तो साथ साथ मिलनी है। अभी तक अपने में स्थिरता फील होती है, परिवार में काफ़ी रिलैक्स तरीके से जी पाना हो रहा है। देश भर में आयोजित ये जीवन विद्या शिविर अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में भी होने लगे हैं।
इनके लिए भवन समाज के सहयोग से मिल जाते हैं और शिविरार्थी अपने भोजन का खर्च स्वयं वहन करते हैं, जबकि सभी प्रबोधक गण अपनी सेवाएं उपकार विधि से निःशुल्क देते हैं। सबकी अपने अपने व्यवसाय हैं, है ना। तो कुछ जैसे मेरे खेती भी करता हूँ, मेरे पास कुछ ज़मीन है, रुड़की में कुछ ज़मीन है, कुछ रायपुर में थी, तो वहाँ पे हम लोग खेती करते थे, कुछ घर के अंदर हम उत्पादन बनाते थे। इस प्रकार जीवन विद्या शिविरों का यह अभियान समाधानित हुए परिवारों के परस्पर सहयोग से फल फूल रहा है, लोगों को तृप्तिपूर्वक समाधान सहित निरंतर सुख में जीने की राह दिखाते हुए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जीवन विद्या के इस केंद्र के बारे में, जो इस अद्भुत विचार के प्रचार प्रसार के प्रयास में देश भर में एक मिसाल है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर कहीं कोई अपराध होता है, जैसे बलात्कार जैसा जघन्य अमानवीय कृत्य भी, तो दोष मूलतः शिक्षा का है। गिरफ्तारी उस बलात्कारी की जरूर हो, पर जवाब तलब उन स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों को भी करना चाहिए जहां से उस अपराधी ने पढ़ाई की हो। उधर जीवन विद्या पर आधारित शिक्षा से समाज भयमुक्त और अपराध मुक्त हो सकता है। कल तक हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन आज हमने खोज लिया। तो आज कल तक हम बैलगाड़ी से चलते थे, आज हमने कार बना ली। यदि बैलगाड़ी इतिहास हो सकता है तो सास बहू के झगड़े भी इतिहास हो सकते हैं, ये परिवार के बंटवारे भी इतिहास हो सकते हैं, समाज का तमाम अपराध भी इतिहास हो सकता है। केवल इतना ही हुआ कि अभी तक हमारी मानव का अध्ययन नहीं है, मानव की समझ नहीं है। पर समाज को अपराध मुक्त करने के लिए मानव की समझ कैसे हो? मानव के अध्ययन को क्लासरूम में लाया जा सकता है। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री और एटम और बायोलॉजी को और इंजीनियरिंग और मेडिकल को क्लासरूम में पढ़ाया जा सकता है और एक शानदार इंजीनियर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो जिंदगी को भी क्लासरूम में लाया जा सकता है और एक शानदार जिंदगी प्रोड्यूस किया जा सकता है। शानदार मानव बन सकता है। शानदार मानव बन सकता है। ये शानदार मानव शानदार पिता होगा, शानदार पति होगा, ये शानदार जिंदगी जीने की जगह होगी। तो एक परिवार को हम खुशहाल परिवार के रूप में देख सकते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे शानदार पिता, शानदार पति और खुशहाल परिवारों के बीच किसी भी अपराध की कोई जगह नहीं होगी। समाज भय मुक्त जिएगा। इसके लिए आवश्यक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं होंगी लाभोन्मादी अर्थशास्त्र की जगह आवर्तनशील अर्थशास्त्र, अर्थात लाभ के पागलपन की बजाय प्रकृति की परस्परता और पूरकता पर आधारित अर्थशास्त्र, कामोन्मादी मनोविज्ञान की जगह संचेतनावादी मनोविज्ञान, अर्थात शरीर के सुख की अनदेखी किए बिना मन के सुख की प्राथमिकता, और भोगोन्मादी समाजशास्त्र की जगह व्यवहारवादी समाजशास्त्र, अर्थात धन, बल और पद की अंधी दौड़ की बजाय सह-अस्तित्व और सहयोग का व्यवहार। जिस तरह से हम जड़ संसार को तर्कपूर्वक समझ पाए और मात्र पिछले 200 साल में सुविधाओं का अंबार लगा पाए, उसी प्रकार मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से ये भी संभव हो गया कि चैतन्य संसार को, मानव और मानवीय संबंधों को, समाज और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्लासरूम में समझा जा सकता है। इससे व्यक्ति समाधान युक्त, परिवार अभाव मुक्त, समाज अपराध मुक्त और भय मुक्त और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व बन सकता है। यही बात नागराज जी की इस सटीक उक्ति में स्पष्ट होती है। हम शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, इसलिए पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ा। यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा हो पाएगी तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, विद्यालय हो जाएंगे। उसका काम ही मानव बनाना है, इंसानियत को देना है। लेकिन यदि शिक्षा पूर्वक मानव में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं हो पाई तो विद्यालय भी सांप्रदायिक हो जाएंगे, जैसा कि हमको वातावरण में दिखाई देता है। हापुड़ का यह अभ्युदय संस्थान
जीवन विद्या जैसी अमूल्य वैचारिक निधि को आज जन जन तक पहुंचाने में महती भूमिका निभा रहा है। भविष्य में अपने संचालन में पूर्ण स्वावलंबन की दिशा में भी यह अग्रसर है। हापुड़ के पास सोम त्यागी के पैतृक गांव धनौरा से उनके भाई संजीव साल 2007 में उनसे मिलने रायपुर गए, क्योंकि सोम त्यागी 1995 में ही अपने गांव से वहां जा बसे थे। जीवन विद्या के एक परिचय शिविर से संजीव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गांव धनौरा में भी उस काम को आगे बढ़ाने की ठानी। ऐसा मन में आया कि ना एक छोटा सा हॉल बना लेते हैं और उस हॉल में कभी जब भी भैया आएंगे यहाँ रायपुर से तो वहाँ पे हम छोटी कोई गोष्ठी करेंगे। तो पिताजी कहने लगे छोटा क्या बना रहा है, साइज वाइज देखा तो थोड़ा इसको बड़ा कर ले। तो बड़ा करते करते ये स्वरूप इसका निकल के आ गया। हापुड़ के इस अभ्युदय संस्थान में 2 बड़े हॉल हैं। एक हॉल में 200 लोगों के बैठने की क्षमता है तो दूसरे हॉल में 100 लोगों के बैठने की। संस्थान में कुल 52 कमरे हैं जिनमें 200 लोग एक साथ रह सकते हैं। साथ ही खाने पीने की यथोचित व्यवस्था भी है। पिछले 5-7 सालों में यहाँ लगातार शायद 80 से ऊपर शिविर दिल्ली सरकार के अधिकारी, शिक्षक, प्रिंसिपल्स सबके लिए यहाँ होते रहते हैं और बीच बीच में समाज के शिविर भी होते ही रहते हैं। अब यह संस्थान पूर्ण स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। तो हमने इस संस्थान को बिल्कुल स्वावलंबन के तरीके से खड़ा करने का मन बनाया है। हम पिछले 6-7 साल से यहाँ पे पीली सरसों के तेल का उत्पादन और प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं। तो इस साल इसी शिविर में हमने पशु आहार का भी काम शुरू किया है। हापुड़ के इस अभ्युदय संस्थान को भविष्य में जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन को समझने वाले लोगों को तैयार करने के केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। तैयारी है कि यहीं से वर्तमान शिक्षा में इस दर्शन पर आधारित आवश्यक परिवर्तन करने का देश और विश्व में एक बड़ा माहौल बने। निरंतर सुख की गारंटी देने वाली जीवन विद्या, इसके प्रणेता अग्रहार नागराज जी और इसके प्रमुख प्रबोधकों में से एक सोम त्यागी जी के बारे में विस्तार से जानकर आप बेताब होंगे बोलने के लिए। क्या बात है! जी हाँ, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।